हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एजुकेशन पॉइंट। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। आज जो हमारी क्लास है ये पॉलिटी की 6th क्लास है। हमने 5 क्लास ऑलरेडी करा दी है, तो आप लोगों को अगर वो क्लास भी देखनी है तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उसमें से क्लास देख सकते हो। हमारी पॉलिटी की जो क्लास है ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, जिसमें हम जो है ये सारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं उनको कंप्लीट करते हैं। ये जीएस का क्वेश्चन है और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। एग्ज़ाम्स में आप 4-5 क्वेश्चंस ज़रूर देख लेते हैं इस तरह के पॉलिटी से रिलेटेड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 168 है, was the Chief Justice of India from January 1950 to November 1951। जनवरी 1950 से नवंबर 1951 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। तो आपके जो मुख्य न्यायाधीश रहे वो कौन थे? आपके भुवनेश्वर प्रसाद जो सिन्हा थे, वो आपके जनवरी 1950 से लेकर 1951 तक इन्होंने मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 169 है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति जो है वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 124(2) of the Indian Constitution, the Chief Justice of India and the judges of Supreme Court are appointed by the President। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और चीफ जस्टिस हैं, इनका जो चयन करते हैं वो कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। प्रश्न संख्या 170 है, हु अमोंग द फ्लोइंग बिकम द कंट्रीज वाइस प्रेसिडेंट। निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति बने? तो 2 बार उपराष्ट्रपति जो है वो कौन बने? हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो 2 बार उपराष्ट्रपति के पद इन्होंने धारण किया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज इलेक्टेड एज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। ये पहले फर्स्ट उपराष्ट्रपति भी बने और ऑफ द इंडिया एंड इलेक्टेड फॉर 2 consecutive term between 1952 and 1962। यानी कि ये 2 बार इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद धारण किया, एक तो 1952 में, दूसरा 1962 में इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद संभाला। नेक्स्ट प्रश्न है 171 है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोकसभा इज नॉट करेक्ट। अब देखिए, हमने इस तरह के जो प्रश्न हैं ये आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं कि आपको स्टेटमेंट दी होती है और इसमें से जो सही है या फिर जो गलत है उनको हमें बताना पड़ता है। तो इसमें हमें क्या बताना है? हमें कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है। तो प्रश्न पहला कथन है हमारा, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट, वेदर द बिल इज अ मनी बिल और नॉट, द फाइनल डिसीजन विल टेकन बाय द लीडर ऑफ अपोजिशन। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न पर विपक्ष के नेता अंतिम निर्णय लेते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि इसका जो निर्णय है ये हमारे प्रेसिडेंट लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड ओनली इन द लोकसभा। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। तो धन विधेयक जो है वो हमारा लोकसभा में ही
पेश किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन बी प्रेजेंटेड ओनली इन द लोकसभा। मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। तो यह स्टेटमेंट भी एकदम सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 172 When was the first लोकसभा constituted? प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो आपका 1952 में प्रथम लोकसभा का गठन किया गया था। The first लोकसभा was constituted on 17 April 1952 after India's first जनरल इलेक्शन। जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे तो 17 अप्रैल 1952 में पहली लोकसभा का गठन हुआ था। द टेन्यूर ऑफ द लोकसभा वाज 5 ईयर। इनका जो इसका लोकसभा का जो टेन्यूर था वो 5 ईयर का था, जो कि आपका 4 अप्रैल 1957 तक रहा, यानी कि 1952 से 1957 तक रहा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 173 हु अमंग द फ्लोइंग हैज द पावर टू प्रोमुलेगेट ऑर्डिनेंस। अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति किसमें के पास होती है? तो अध्यादेश जो है जारी करने वाले हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, इनके पास ही यह शक्ति होती है। प्रश्न संख्या 174 है एज पर आर्टिकल 274 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन whose period recommendation is required to the bill affecting taxation। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयक के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है, यानी कि कोई भी विधेयक अगर पास होगा तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा चाहिए होती है। आर्टिकल 274 period recommendation of president required to bill affecting taxation in which state are interested no bill or amendment which impose or various any tax or duty in which state are interested shall be moved in either house of parliament except on the recommendation of the president। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है। प्रश्न संख्या 175 है हु अमंग द फ्लोइंग टेक्स पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? तो देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो हम और आप जो है वो वोट नहीं देते हैं, हम जिनको चुन के भेजते हैं लोकसभा में, तो वो लोग विधानसभा लोकसभा इन सब में जो भेजते हैं हम, वो लोग इनको वोट करते हैं, फिर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो हमारे जो है इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द संसद के दोनों सदनों एवं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 176 है अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज ऑल्सो नोन एज। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो ऊपरी सदन जो है हमारा वो कौन सा है? राज्यसभा है। और निम्न सदन जो है उसको हम क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। ऊपरी सदन राज्यसभा और निम्न सदन जो है वो लोकसभा को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 177 है हु हैज टू रिजाइन व्हेन द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड इन द लोकसभा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना होता है? तो देखिए अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि मंत्री परिषद जो है उसको इस्तीफा देना पड़ता है। A total of 175 votes of the MPs are needed in the favor of a declaration
ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। जो इसमें 175 वोट्स एक एमपी को चाहिए होते हैं, अगर उसको इससे कम वोट्स मिलते हैं तो उसको इस्तीफा देना पड़ता है। इफ एन इंडिविजुअल मिनिस्टर लॉस अ कॉन्फिडेंस मोशन, ही शी मस्ट हैव to resign. If in case the Prime Minister of India lost the no confidence motion, he her एंटायर गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो रिजाइन। लेकिन अगर क्या होता है कि अगर प्रधानमंत्री को अगर जो है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन नहीं मिलता है, यानी कि 175 से कम वोट मिलते हैं, तो उसके जो गवर्नमेंट होती है तो सभी मंत्रियों को क्या देना पड़ता है, रिजाइन देना होता है। प्रश्न संख्या 178 है, Any act passed by the parliament becomes a law only after the approval of। अगर कोई भी कानून बनाते हैं तो सबसे पहले देखिए किसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है, हमारे राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ती है। डैश की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही संसद द्वारा पारित अधिनियम कानून बनता है। अगर कोई कानून बनता है तो पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। तो आपको ये प्रश्न जब आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि हाँ, आप लोगों को ने जो पढ़ा है आपकी रिवीजन भी हो रही है। तो होप आप लोगों को ये क्लास काफ़ी अच्छी लग रही होगी। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर भी करते जाएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 179, हु अमोंग द फ्लोइंग डज नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है। तो कौन, अभी देखिए हमने इस वाले क्वेश्चंस में देखा था कि कौन भाग लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में। अब आपसे इस तरह के भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि कौन भाग नहीं लेता है। तो देखिए आपके जो है इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो भी भाग लेते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में योगदान देते हैं। लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। Only the elected member of both House of Parliament of the Legislative Assembly are the member of Electoral College of President election. Therefore, nominated member cannot vote in the election of President of India. जो भी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं, लेकिन जो इलेक्टेड मेंबर, क्वेश्चन नंबर 180 है, हु प्रेसिडाइज ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, तो आपके जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं, वो इसकी बैठक करते हैं, यानी कि अध्यक्षता करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108, the joint sitting of the parliament is summoned by the president and is presided over by speaker of Lok Sabha or his absence by the deputy speaker of Lok Sabha। लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं इसकी अध्यक्षता करते हैं, अगर वो अब्सेंस होते हैं तो डिप्यूटी स्पीकर जो होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। आज के हम क्वेश्चंस यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो क्वेश्चंस करेंगे 181 से स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करें एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।